ओके तो आज हम एक नया मेथड करेंगे दैट इज नोन एज फाइव इज इक्वल टू जीरो एनालिसिस। आवाज ठीक से आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके नाउ दिस मेथड इज यूज्ड फॉर फुली सैचुरेटेड क्ले स्लोप्स। ये उन स्लोप्स के लिए यूज किया जाता है जो सैचुरेटेड क्ले के लिए बने हो, जो सैचुरेटेड क्ले के बने हो और जो फाइनाइट हो। उन स्लोप्स के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। और इस मेथड में हम स्लो फेलियर देखते हैं। इस मेथड में हम स्लो की स्टेबिलिटी चेक करते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस। ठीक है, इस मेथड में हम स्लोप की स्टेबिलिटी चेक करते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस। और फाइव इज इक्वल टू जीरो, फाइव इज इक्वल टू जीरो मीन्स अनड्रेनेड कंडीशन। अनड्रेनेड कंडीशन कब डेवलप होती है? ये कंडीशन डेवलप होती है इमीडिएटली आफ्टर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर आप किसी सॉइल पे कंस्ट्रक्शन करोगे तो कंस्ट्रक्शन के इमीडिएटली वहां पे जो सॉइल में कंडीशन होगी दैट विल बी अनड्रेनेड कंडीशन, दैट इज फाइव इज इक्वल टू जीरो कंडीशन। क्योंकि अभी सिर्फ वहां पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता होगा, अभी वो एक्सपेल नहीं हुआ है, तो इसी वजह से वहां पे वो फाइव इज इक्वल टू जीरो कंडीशन है। और अगर स्लोप जो है क्लेई सॉइल का है देन वहां पे कोहिजन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू अनड्रेनेड कोहिजन। कोहिजन जो है दैट विल बी इक्वल टू अनड्रेनेड कोहिजन। यहां तक समझ आया सबको? Yes, sir. Sir, एक सेकेंड मैं नाउ अब इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम फेलियर सरफेस जो है वो हम एज्यूम करते हैं एज आर्क ऑफ एन सर्कल। ठीक है, इसमें भी हम फेलियर सरफेस जो है वो एज्यूम करते हैं एज आर्क ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की आर्क हम एज्यूम करते हैं फेलियर सरफेस। सो दिस इज द फेलियर सरफेस। और इस फेलियर सरफेस, ये मैंने आपको बोला इट इज द सर्कुलर आर्क है और इस सर्कुलर आर्क का सेंटर यहाँ पे है। सो दिस विल बी इट्स रेडियस, ये भी होगा रेडियस इस फेलियर सरफेस का। और इस फेलियर सरफेस का नाम हम देंगे दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब यहाँ पे हम मानते हैं, गौर से सुनना मैं क्या बोलूंगा। अब यहाँ पे इस मेथड में हम मानते हैं जो टोटल वेट होगा सॉइल का इस वेज में वही इंस्टेबिलिटी कॉज करेगा, वही इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा इस सॉइल में। ठीक है, सो इस मेथड में हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो टोटल वेट होगा इस सॉइल वेज का वही स्लोप में इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। एंड दिस इंस्टेबिलिटी इज रेजिस्टेड बाय अनड्रेनेड कोहेजन Cu। इस स्टेबिलिटी को कौन रेजिस्ट कर रहा है? अनड्रेनेड कोहेजन Cu along the surface of failure। ठीक है, along the surface of failure इस स्टेबिलिटी को, इंस्टेबिलिटी को रेजिस्ट करता है अनड्रेन्ड कोहेजन Cu। कहाँ से? along the surface of failure like this, जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू शेयर स्ट्रेंथ। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू शेयर स्ट्रेंथ किसके बराबर आएगा? टोटल शेयर स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय टोटल शेयर स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेंथ मोबिलाइज्ड। वहां पे कितनी शेयर स्ट्रेंथ मोबिलाइज हो रही है? सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी इक्वल टू
टोटल shear strength डिवाइड बाई shear strength कितनी मोबिलाइज होगी जितना वहां पे shear stress होगा, so that is Tm. So Tm will be equal to S divided by factor of safety, S divided by factor of safety. Now गौर से सुनना. let's uh, is let's consider this let's consider the radius of this arc is r. मान लो इस आर्क की रेडियस जो है r है. तो ये दो रेडियसेस है corresponding to two different points. This is radius corresponding to this point and this is radius corresponding to bottom point. इन रेडियसेस के बीच में जो एंगल है, लेट्स कंसिडर दैट एंगल एज थीटा. मान लो ये एंगल जो है दिस इज थीटा. तो अगर हम लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे, सो लेंथ ऑफ आर्क दैट विल बी ए बी. किसके बराबर आएगा? आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा. आर्क की लेंथ होती है बराबर रेडियस इनटू थीटा, सो दैट विल बी इक्वल टू आर थीटा. नाउ ठीक है, तो ये हमने इस आर्क ए बी का लेंथ निकाला, वो हमें निकला आर थीटा. नाउ shear resistance along AB या shear resistance force along AB shear resistance force कितना होगा? that will be cohesion. कितना है? undrained cohesion है, multiplied by length of arc. length of arc is r theta multiplied by thickness inverse जो कि हम 1 लेते हैं. So this will be the shear resistance force along the arc AB. ठीक है, that will be cohesion, that is undrained cohesion, multiplied by length of arc, that is r theta, multiplied by thickness, that is 1. So this is equal to CUR theta. Now ये हमने क्या निकाला? रेजिस्टेंस फोर्स. नाउ अगर हम निकालेंगे रेजिस्टेंस मूवमेंट, इस रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से कितना रेजिस्टेंस मूवमेंट एक्ट करेगा. ठीक है, व्हाट विल द रेजिस्टेंस मूवमेंट एट सेंटर, सेंटर पे कितना मूवमेंट जनरेट करेगा. ये शेयर फोर्स जो है, ये शेयर रेजिस्टेंस फोर्स जो है, ये कितना मूवमेंट जनरेट करेगा एट सेंटर. दैट विल बी इक्वल टू शेयर रेजिस्टेंस फोर्स, दैट इज CUR थीटा multiplied by distance up to center, that will be radius, that is r. So that will be equal to resistance moment at center will be equal to CUR square theta. Now so this is the resistance moment. अब हम निकालेंगे डिस्टर्बिंग मोमेंट. डिस्टर्बिंग मोमेंट निकालने से पहले हमें देखना है डिस्टर्बिंग फोर्स कौन सा है. मैंने आपको बताया है इस मेथड में हम मानते हैं वेट इज द डिस्टर्बिंग फोर्स. सो वेट विल एक्ट, यहाँ पे वेट एक्ट करेगा along the CG. So this is the weight यहाँ पे एक्ट करेगा along the CG of this wedge. So this is weight. तो हम देखते हैं इस वेट की कितनी डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट, इस एज से कितनी डिस्टेंस है. ठीक है, ये है रेडियस कॉरस्पॉन्डिंग टू बॉटम पॉइंट. तो हम देखेंगे इस वेट की कितनी डिस्टेंस है इस रेडियस से. सो दैट विल बी, ये रेडियस कितना होगा, लेट्स कीप दिस डिस्टेंस एज d. ये हम d रखेंगे ये डिस्टेंस. सो डिस्टर्बिंग फोर्स कौन सा है? वेट है. तो डिस्टर्बिंग मोमेंट कितनी होगी वो भी आप इजीली निकाल सकते हो. नाउ डिस्टर्बिंग मोमेंट कितना होगा? दैट विल बी वेट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इज d, सो दैट विल बी इक्वल टू W into d. नाउ निकालो फैक्टर ऑफ सेफ्टी. नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी इक्वल टू resisting moment
to the disturbing moment. So factor of safety will be equal to resisting moment to the disturbing moment. Resisting moment हमें यहाँ पे निकला cu r² theta, disturbing moment मिला हमें w into d. So this is the factor of safety here. यहाँ पे हमें ये मिला factor of safety. Now चूंकि सॉइल क्ले है यहाँ पे टेंशन क्रैक डेवलप हो सकती है. If tension crack has developed, अगर टेंशन क्रैक डेवलप हो गई है कहां से? फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक टेंशन क्रैक डेवलप हो गई है, ये हो गई है, एक टेंशन क्रैक डेवलप हो गई है. लेट्स अज्यूम द टेंशन क्रैक डेवलप हो गई है ऑफ लेंथ एल. तो क्या होगा? यहां से पानी आएगा, इंसर्ट होगा. जब पानी इंसर्ट होगा तो पानी यहां से प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस स्लोप पे. अब पानी कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, पानी कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, वो ट्राइंगुलर फॉर्म में होगा. टॉप पे जीरो होगा, टॉप पे जीरो होगा, बॉटम पे कितना होगा, गामा डब्ल्यू इंटू एल, स्मॉल एल. ठीक है. सो इन दिस केस अगर हम देखेंगे इस टेंशन क्रैक की लेंथ कितनी होगी, इस लेंथ ऑफ दिस टेंशन क्रैक, आपने पढ़ा होगा ये इन द चैप्टर, किस चैप्टर में पढ़ा, अर्थ प्रेशर थ्योरीज में आपने पढ़ा. द लेंथ ऑफ दिस टेंशन क्रैक जो है ये होता है बराबर ट्वाइस cu/r. तो दिस विल इज द लेंथ ऑफ टेंशन क्रैक. ठीक है. अब यहां से प्रेशर एक्सर्ट होगा. अब पानी किस डायरेक्शन में होगा, इस इट विल बी अगेंस्ट द स्लोप, स्लोप के अगेंस्ट ये प्रेशर होगा. एंड उस प्रेशर की शेप कितनी कैसी होगी, ट्राइंगुलर होगी. दैट विल बी बॉटम पे होगा गामा डब्ल्यू इंटू एल. सो दिस गामा डब्ल्यू इंटू एल इट इज केप्ट, ये हम पी डब्ल्यू रखते हैं. नाउ इन दिस केस, इस केस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें निकल के आता है वो निकल के आता है F इज इक्वल टू, टॉप पे कोई चेंज नहीं आता है, हाँ टॉप पे भी चेंज आता है. टॉप पे भी चूंकि अब यहाँ टेंशन क्रैक यहां तक है, तो टेंशन क्रैक यहां तक है. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको आपको ये वाला रेडियस लेना है इस बार, दिस रेडियस. ठीक है. जब आपने ये रेडियस लिया तब आपको अब ये वाला एंगल देखना है. क्यों? क्योंकि अब स्लोप का टॉप पॉइंट ये बन गया और बॉटम पॉइंट अपना है ही. इससे पहले टॉप पॉइंट ये था, लेकिन चूंकि टेंशन क्रैक डेवलप हो गई अब टॉप पॉइंट ये बन गया. सो अब आपको ये एंगल देखना है. सो लेट्स कीप दिस एंगल एज थीटा डी. अब ये वाला एंगल जो है थीटा डी है. सो दैट मीन्स जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अब यहाँ पे होगा बराबर, दैट विल बी इक्वल टू cu r² थीटा डी डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या चेंज आएगी, नीचे तो एक तो वेट की वजह से है W इंटू डी, प्लस अब ये वाटर प्रेशर की वजह से भी लग रहा है, मोमेंट लग रही है. अब वाटर प्रेशर की वजह से कितनी मोमेंट लग रही है, दैट इज PW इंटू एल. तो दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इफ द टेंशन क्रैक डेवलप्स. ठीक है, समझ आया? रिकॉर्डिंग पॉज कर. सर सॉइल, हाँ, सर बाद में ओके ओके सर बाद में ओके ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेबिलिटी चार्ट्स. आपने परसों देखा स्टेबिलिटी नंबर हमें निकला बराबर मोबिलाइज्ड कोहेजन डिवाइडेड बाय गामा इंटू एच. तो अगर हम यहाँ पे, बट हमें ये भी पता है जो मोबिलाइज्ड कोहेजन है वो होता है बराबर टोटल कोहेजन डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन. ठीक है. मैं यहाँ पे लिखूंगा वी नो दैट
स्टेबिलिटी नंबर हमें पता है, परसों हमने निकाला बराबर, ये मोबिलाइज्ड कोहेजन डिवाइड बाय गामा इनटू एच। बट हमें ये भी पता है कि मोबिलाइज्ड कोहेजन होता है बराबर टोटल कोहेजन डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन। तो अगर हम ये यूज करें तो स्टेबिलिटी नंबर हमें किसके बराबर निकलेगा? सी डिवाइडेड बाय एफ सी इंटू गामा एच। सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी नंबर। ये दूसरी फॉर्म है स्टेबिलिटी नंबर की। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ दिस स्टेबिलिटी नंबर, अगर हम इस स्टेबिलिटी नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो उस वहां पे एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलती है, दैट इज नोन एज स्टेबिलिटी फैक्टर। हालांकि ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, ठीक है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलता है एक नंबर, एक फैक्टर जिसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। नाउ अब टेलर ने नाउ अब टेलर ने डिटरमाइन किए वेरियस वैल्यूज ऑफ स्टेबिलिटी नंबर फॉर फाइनाइट स्लोप्स, फॉर फाइनाइट स्लोप्स बट होमोजीनियस, यूजिंग फ्रिक्शन सर्कल मेथड। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। अब टेलर ने वैल्यू निकाले डिफरेंट स्टेबिलिटी नंबर्स के फॉर फाइनाइट होमोजीनियस स्लोप्स, लेकिन किस मेथड से? यूजिंग फ्रिक्शन सर्कल मेथड। और उसके जो रिजल्ट्स आए, उसने एक चार्ट की फॉर्म में दिए वो रिजल्ट्स। उस चार्ट को हम बोलते हैं स्टेबिलिटी चार्ट्स। उन चार्ट्स को हम बोलते हैं स्टेबिलिटी चार्ट्स। वो चार्ट्स है ग्राफ बिटवीन स्टेबिलिटी नंबर एंड स्लोप एंगल फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ phi m। ठीक है। अब वो चार्ट्स मैंने आपको बताया टेलर ने प्लॉट किए इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स बिटवीन स्टेबिलिटी नंबर एंड स्लोप एंगल फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ phi m। ठीक है। व्हाट इज phi m? Phi m इज द मोबिलाइज्ड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अब इन केस ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल, इन केस ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए आपको पता है फाई का वैल्यू 0 होता है, तो फाई एम का वैल्यू भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो वहां पे एक और पैरामीटर इसने यूज किया जिसको हम बोलते हैं डेप्थ फैक्टर, डीएफ। अब डीएफ क्या है? डीएफ इज द रेशो ऑफ डेप्थ ऑफ हार्ड स्ट्रेटम। मैं लिखूंगा है डेप्थ ऑफ हार्ड स्ट्रेटम below top of slope to the height of slope। मीन्स ये अगर स्लोप है, स्लोप के नीचे हार्ड स्ट्रेटम किस डेप्थ पे है? किस डेप्थ पे है हार्ड स्ट्रेटम? टू द हाइट ऑफ स्लोप, स्लोप की हाइट कितनी है? वो इतनी है। नाउ अगर स्लोप एंगल जो है, इफ द स्लोप एंगल, दिस एंगल, अगर ये ग्रेटर देन है 53 डिग्री, तो यूजुअली टो फेलियर आता है, ये आपको पता है। तो यूजुअली टो फेलियर आता है।
बट अगर स्लोप एंगल जो है लेस देन और इक्वल टू 53 डिग्री है एंड फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ 5m, इन दिस केस बेस फेलियर आता है, ये भी आपको पता है। नाउ अब जो टेलर ने ये चार्ट्स दिए, नाउ टेलर ने जो चार्ट्स दिए, स्टेबिलिटी चार्ट्स दिए, ये यूज किए जाते हैं टू डिटरमाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब टेलर ने जो चार्ट्स दिए ये यूज किए जाते हैं टू डिटरमाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्लोप। अगर आपके पास स्लोप एंगल पता है, 5m का वैल्यू भी पता है, देन आप चार्ट से स्टेबिलिटी नंबर इजीली निकाल सकते हो। जब आपने चार्ट से स्टेबिलिटी नंबर निकाला, देन फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ स्टेबिलिटी नंबर यू कैन डिटरमाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपको स्लोप एंगल पता है, मोबिलाइज्ड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी पता है, देन आप चार्ट से स्टेबिलिटी नंबर इजीली निकाल सकते हो। जब आपने चार्ट से स्टेबिलिटी नंबर निकाला, देन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्टेबिलिटी नंबर, इस फॉर्मूला से आप, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्टेबिलिटी नंबर, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे? एस एन आपको पता है, ये है बराबर सी डिवाइडेड बाई एफ सी इंटू गामा इंटू एच। सो एफ सी विल बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई एस एन गामा एच। सी का वैल्यू कोफिशिएंट आपको पता होगी, हाइट ऑफ स्लोप भी पता होगी, यूनिट फिट ऑफ सॉइल तो ऑब्वियसली पता होगी, स्टेबिलिटी नंबर आप लोगों ने निकाला भी चार्ट से। तो ये यूज करके आपको क्या मिलेगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहिजन आपको मिलेगा। यहां तक समझ आया सबको? Yes, sir. नाउ अभी आपने देखा, नाउ अगर प्योरली कोहिसिव सॉइल है, प्योरली कोहिसिव सॉइल में आपको पता है 5m का वैल्यू 0 होगा। देन आपको पता है वहां पे हम स्टेबिलिटी नंबर निकालने के लिए एक और पैरामीटर यूज करते हैं, डीएफ। सो फॉर 5m इज इक्वल टू 0 सॉइल्स, दैट ग्राफ इज बिटवीन आई एंड डीएफ। एंड ऑल्सो रिमेंबर, अगर इफ बेस फेलियर टेक्स प्लेस, अगर बेस फेलियर आ रहा है, तो इन ग्राफ से हम डिस्टेंस फ्रॉम द टू वेयर द स्लिप सर्कल कट्स द हॉरिजॉन्टल लाइन, वो डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। मींस अगर इस स्लोप में बेस फेलियर आता है लाइक दिस, सो दिस डिस्टेंस ऑफ द फेलियर पॉइंट फ्रॉम द टू, ये हम रखते हैं n into h। h is the height of slope, so this distance भी हम निकाल सकते हैं from the stability charts। this distance can also be calculated from stability charts। ठीक है, now stability charts जो है, it can also be used to determine the steepest stable slope for a given factor of safety। ठीक है, स्टेबिलिटी चार्ट्स को हम यूज इसलिए भी यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन द स्टीपेस्ट
stable slope, steepest stable slope for a given factor of safety. उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। मींस अगर आपके पास एक गिवन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू है और आपको देखना है कि स्टीपेस्ट स्टेबल स्लोप कितना आ सकता है, हो सकता है फॉर दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो आप इजीली निकाल सकते हो, या यूजिंग दी स्टेबिलिटी चार्ट्स, या द मैक्सिमम हाइट ऑफ दैट स्लोप, या द मैक्सिमम हाइट ऑफ दैट स्लोप कितनी हो सकती है, वो भी आप निकाल सकते हो फ्रॉम दिस स्टेबिलिटी चार्ट्स। वो भी आप स्टेबिलिटी चार्ट से इजीली निकाल सकते हो। नाउ नाउ अब अगर हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू शेयर स्ट्रेंथ निकालना है, now if you have to find the factor of safety with respect to shear strength fs, then हम क्या करते हैं, then we use trial and error method। ठीक है, अगर हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू शेयर स्ट्रेंथ निकालना है तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं। अब ट्रायल एंड एरर मेथड में हम क्या करते हैं, वी एज्यूम अ वैल्यू फॉर एफ आई। एफ आई क्या है, एफ आई इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन। एफ आई इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन। इसका कुछ वैल्यू हम एज्यूम करते हैं। जब हमने इसका कुछ वैल्यू एज्यूम किया, देन वी कैलकुलेट द फाई एम। वो हम इसी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला है, आपको पता है। तो जब हमने फाई एम का वैल्यू निकाला, ठीक है, व्हाट इज फाई एम, मोबिलाइज्ड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। स्लोप एंगल तो हमें पता होगी, स्लोप किस एंगल पे है। देन फ्रॉम द स्टेबिलिटी चार्ट हम एस स्टेबिलिटी नंबर का वैल्यू निकालते हैं, एस एन का वैल्यू निकालते हैं। जब हमने एस एन का वैल्यू निकाला, देन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ स्टेबिलिटी नंबर, ये वाली फॉर्मूला। देन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ स्टेबिलिटी नंबर, ये वाली फॉर्मूला, एंड वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहिजन। हम क्या करते हैं, फिर क्या निकालते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहिजन निकालते हैं। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहिजन यहां पे जो है, ये जो निकला यहां पे, ये सेम है, ये सेम है, किससे सेम है, एफ आई जो आप लोगों ने एज्यूम किया, देन ओके, देन दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यही होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू शेयर स्ट्रेंथ। अगर ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहां पे जो निकला ये सेम नहीं है एफ आई से जो आप लोगों ने एज्यूम किया है, देन हम क्या करते हैं, दूसरी ट्रायल लेते हैं और दूसरी ट्रायल में एफ आई का वैल्यू कुछ और रखते हैं, फिर सेम प्रोसीजर करके यहां से एफ सी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये आपको तब तक करना है जब तक कि एफ आई और एफ सी का वैल्यू सेम ना निकले। अब यूजुअली हम क्या करते हैं, फिर ट्रायल्स के बाद, कुछ ट्रायल्स के बाद, ये वाला पॉइंट रिपीट कीजिए प्लीज। हाँ मैंने बोला ये आपको तब तक रिपीट करना है जब तक कि एफ सी, नहीं सर, फिर सर जब ये एफ सी फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रेस्पेक्ट टू कोहिजन बराबर होगा एफ आई, तो हाँ वो वही हमें लेना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी वही विद वही रेस्पेक्ट होगा, टू एफ एग्जैक्टली आई। हाँ हाँ वही होगा, वही होगा, फिर वही होगा। ठीक है सर। आया समझ। अगर नहीं तो फिर आपको क्या करना है, ट्रायल, नेक्स्ट ट्रायल लेनी है, नेक्स्ट ट्रायल लेनी है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे फिर, हम फ्यू ट्रायल्स के बाद एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन एफ सी एंड एफ आई। वो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एट 45 डिग्री, और इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट में एफ सी होगा बराबर एफ आई पे।
और हमारे ग्राफ में वो सिर्फ यहीं पे सिर्फ आ रहा है। तो दिस विल बी द पॉइंट। ठीक है, ये वैल्यू देख लो, ये वैल्यू जितना ये वाले एफ सी का होगा यही वैल्यू होगा एफ आई का भी। ठीक है, तो जो लाइन 45 डिग्री पे हमने ड्रॉ की उस पे एफ सी का वैल्यू होगा इक्वल टू एफ आई के। अब हमें देखना है कि ये लाइन कहाँ पे ग्राफ पे मीट कर रही है, वो यहाँ पे मीट कर रही है। यहाँ पे वैल्यू देखो एफ सी का, वही वैल्यू होगा यहाँ से एफ आई का भी। सो दैट विल बी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन। अगर हम प्योरली फ्रिक्शनल सॉइल्स की बात करेंगे, अगर हम प्योरली फ्रिक्शनल सॉइल्स की बात करेंगे, उनमें हम स्टेबिलिटी चार्ट्स यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनमें सी का वैल्यू जीरो है। जब सी का वैल्यू जीरो है तो स्टेबिलिटी नंबर का वैल्यू भी क्या चला जाएगा? जीरो चला जाएगा। अपने यहाँ पे फॉर्मूला में अप्लाई कर लो, आप देख लो यहाँ पे फॉर्मूला में अप्लाई कर लो तो इट विल बी जीरो, ये जीरो चला जाएगा। ठीक है, तो उनमें हम ये यूज नहीं कर सकते हैं। अब अगर सबमर्ज्ड स्लोप है, फॉर सबमर्ज्ड स्लोप, अगर स्लोप सबमर्ज्ड है तो सबमर्ज्ड स्लोप में हम बिल्कुल ऐसी फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं, बट वो यूज, हम यूनिट वेट नहीं यूज करते हैं, हम बल्क यूनिट वेट यूज नहीं करते हैं, हम सबमर्ज यूनिट वेट यूज करते हैं एंड फाइव डैश एम यूज करते हैं। फाइव डैश इज द इफेक्टिव एंगल ऑफ, इफेक्टिव मोबिलाइज्ड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। नाउ अगर सडन ड्रॉ डाउन केस है, सडन ड्रॉ डाउन मीन्स पानी एकदम से ऊपर था, अचानक से पानी नीचे चला गया, तो उस केस में हम स्टेबिलिटी नंबर जो है वो हम निकालते हैं यूजिंग गामा सेट। क्योंकि सॉइल वहां पे स्लोप की सैचुरेटेड होगी, हालांकि फ्लो नहीं हो रहा होगा लेकिन सॉइल सैचुरेटेड होगी, तो उस केस में हम स्टेबिलिटी नंबर निकालते हैं यूजिंग गामा सेट एंड फाइव डब्ल्यू। फाइव डब्ल्यू जो है यहाँ पे दैट इज नोन एज वेटेड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, वेटेड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये एक्चुअली एवरेज वैल्यू है। 5W जो है इट इज एक्चुअली एवरेज वैल्यू ऑफ मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन। क्योंकि जब अचानक से ड्रॉ डाउन हो गया तो कुछ सॉइल जो है सम ड्राई होगी, कुछ सॉइल सैचुरेटेड होगी, तो ऑब्वियसली दोनों सॉइल का फाई का वैल्यू डिफरेंट होगा। तो उसी वजह से उन केसेस में हम 5W का वैल्यू यूज करते हैं, दैट इज वेटेड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। और 5W का वैल्यू हम निकालते हैं यूजिंग फॉर्मूला tan phi w is equal to gamma submerged by gamma saturated into tan phi dash divided by factor of safety, that is fi. And if the angle is, अगर एंगल छोटा है तो tan को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वेटेड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दैट विल बी इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड डिवाइडेड बाय गामा सैचुरेटेड इनटू फाइव डैश बाय एफ आई हो गया 5m। So this is the value, or phi w will be equal to gamma submerged by gamma saturated into phi m का वैल्यू किसके बराबर आएगा? phi dash divided by f phi, factor of safety with respect to friction. So this will be the value of weighted angle of internal friction. समझ आया सबको? यस सर। अब हमें इसमें दो लेक्चर लगेंगे। एक लेक्चर में हमें फ्रिक्शन सर्कल मेथड पढ़ना है और कुछ ड्रॉ डाउन के केसेस पढ़ने हैं, और दूसरे लेक्चर में हमें कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। आई थिंक 2 दिन, कल और परसों में हो जाएगा ये कंप्लीट। सर जो सॉइल स्टेबलाइजेशन है ना, हाँ, रुको मैं सर पहले उसमें रिकॉर्डिंग क्लोज हमें करता हूँ।